गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ऑल राइट। तो लास्ट वीक हमने बर्ट मॉडल का आर्किटेक्चर एग्जैक्टली बर्ट जब प्री ट्रेन हुआ था वो किस तरीके से प्री ट्रेन हुआ है, एंड अगर आपको उसे आपके कोई स्पेसिफिक टास्क के ऊपर अडॉप्ट करना है तो बर्ट को हम किस तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं, ये हमने देखा था, राइट। तो जस्ट एक बार उसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपको बर्ट को फाइन ट्यूनिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना है एंड उसके ऊपर जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है वो सारी मेथड्स परफॉर्म करनी है। जैसे डेटा गैदर किया, एंड ये सारी स्टोरी हमने जो आपका कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट था उसी प्रोजेक्ट से उठाया है। मतलब क्या होगा, ये सारी स्टेप्स सेम रहेगी एंड ऑल द स्टेप्स सेम फॉर दिस डेटा आल्सो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा रीड कर रहे हैं। आपको डेटा कैसे मिला एंड डेटा कहाँ से आया था? यस, क्लाइंट डेटाबेस। क्लाइंट डेटाबेस, राइट। सो ऐसे बोल सकते हैं क्लाइंट ने उनका हिस्टोरिकल डेटा उनके डेटाबेस में स्टोर किया था, फिर आपको उस डेटाबेस का एक्सेस मिला, अपने डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। फिर जब हम ईडीए कर रहे थे तो हमें कुछ चीजें पता चली, जैसे बहुत सारे अननेसेसरी कॉलम्स है, जस्ट 2 कॉलम्स है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी के जैसे क्या है, कंप्लेन कब सेंड हुई थी या फिर उसका डेट क्या है, अगेन कुछ आईडी दिया था हमने। सो ये सारे कॉलम क्या है, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें उतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाकी सारे कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया। अगेन नल वैल्यूज थी। तो इन सारे मेथड्स के लिए क्या क्या पोटेंशियल अदर सॉल्यूशंस है, राइट। जस्ट हमने डायरेक्टली ड्रॉप यानी नहीं किया था। तो कंपनी में भी क्या होता है, आपको ऐसे ऑटोमेटिकली पता नहीं चलेगा कि बेस्ट मेथड क्या है एंड आप उसका यूज करोगे। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल है, एंड आउट ऑफ दो सॉल्यूशंस आपके टास्क के लिए कौन सा बेस्ट है, ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड हम यही पे कर रहे थे। उसके बाद जो भी हम बोल सकते हैं कि जो रिलेटेड वैल्यूज थे, डिपार्टमेंट थे, उनको हमने मर्ज किया। बट ये मर्ज करने का डिसीजन हमने जो भी आपका डोमेन एक्सपर्ट है उसके साथ डिस्कस करने के बाद लिया, राइट। उसके बाद ये सारी स्टेप प्री प्रोसेसिंग ऑल द थिंग्स जो हमने प्रीवियसली की थी सेम थिंग है, जस्ट यहाँ पे हमने डेटा इम्बैलेंस हैंडल करने के मेथड चेंज किए। व्हाई? यहाँ पे हमने अंडर सैम्पलिंग क्यों किया है? क्योंकि बर्ड जैसा अगर कोई भी अगर प्री ट्रेन मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अगर फ्यू डेटा सैंपल्स भी है तो आपको गुड रिजल्ट मिल जाएंगे। इसलिए ऐसे नहीं है कि आपको ज्यादा डेटा ही चाहिए। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अंडर सैम्पलिंग कर सकते हैं। अगर कंसिडर जो माइनॉरिटी क्लासेस है उसमें जस्ट 50 सैंपल्स है तो उस केस में अंडर सैम्पलिंग बेटर ऑप्शन रहेगा क्या? यस, क्या लगता है? नो। नो। वहां पे मे भी हम ओवर सैम्पलिंग कर सकते हैं, राइट। जो वेरी लेस कॉलम वाला डेटा है उसको हम ऐड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, सिंथेटिक डेटा जनरेट कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स। तो आपका डेटाबेस आपका यूज केस क्या है उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको डिसीजन लेना है वो लेना होगा। देन यहाँ पे अंडर सैम्पलिंग होने के बाद फिर हमने बर्ड को एग्जैक्टली करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो देखना स्टार्ट किया था। एंड डेटा हमारा अभी तक डेटा फ्रेम में है। ये सैंपल डीएफ क्या है, इट इज अ डेटा फ्रेम। तो डायरेक्टली डेटा फ्रेम हम किसी भी मॉडल हगिंग फेस का अगर यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम डीएफ का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए। कौन सा फॉर्मेट चाहिए? डेटा सेट्स। डेटा सेट्स। हगिंग फेस का डेटा सेट्स नाम का एक लाइब्रेरी है, उस फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट करना है। इसलिए हमने डेटा सेट्स लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। एंड जो भी आपके डिफरेंट डेटा सोर्सेस हो सकते हैं, आपको हगिंग फेस हब से डाउनलोड कैसे करना है, आपके पास अगर सीएसवी है, जेसन फाइल है, तो किस तरीके से उसे डेटा सेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ देखा था। बट हमारा क्या है, पांडास का डेटा फ्रेम है, तो उसे डेटा फ्रेम को कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन हमने यहाँ पे टाइप देखा तो टाइप क्या है इसका, डेटा सेट टाइप है, राइट। ऑल राइट। एंड उसके साथ साथ एक और थिंग होनी चाहिए, जो टारगेट कॉलम है उसका नेम ऑलवेज
लेबल ही होना चाहिए, कोई दूसरा नेम जैसे कि प्रोडक्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हम हमें बाद में जाके हमने उसका नेम चेंज किया था, बट ये भी हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, अगेन टोकनाइजर एंड मॉडल, तो जो भी हम मॉडल डाउनलोड करना चाहते हैं उस मॉडल का ऑलवेज टोकनाइजर सेम डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बर्ड बेस केस मॉडल का यूज कर रहे हैं, उसका टोकनाइजर फ्रॉम ऑटो टोकनाइजर से डाउनलोड किया, एंड ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। जस्ट ऑटो मॉडल क्यों यूज नहीं किया, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं? Uh, we chose this model for a particular task like classification. एग्जैक्टली exactly. तो ये क्या आ रहा है, जस्ट आपका बर्ट मॉडल आपको आउटपुट में क्या देगा, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर देता है। तो हमें आउटपुट में कॉन्टेक्स्ट वेक्टर नहीं चाहिए, एक स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए, दैट इज क्लासिफिकेशन का आउटपुट है, इसीलिए हमने हेड या फिर आउटपुट लेयर इंक्लूडेड मॉडल डाउनलोड किया है। एंड उसके साथ साथ ये बाय डिफॉल्ट ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन ओनली 2 क्लास के लिए आपको आउटपुट देता है, बट हमारे टोटल क्लासेस कितने हैं, 5। तो हमें ये यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा, हमारे नंबर ऑफ लेबल्स 5 है। तो ये जब हमने किया तो आपको ये कुछ वार्निंग दे रही है, दे रहा था, ये इस वार्निंग का क्या मीनिंग है? यस, क्या हो रहा था एग्जैक्टली यहाँ पे? एग्जैक्टली, इट वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर बाइनरी, बट जब हम उसे 5 लेवल को प्रिडिक्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो कुछ जो एक्स्ट्रा वेट्स है 5 क्लासेस को प्रिडिक्ट करने के लिए वो इनिशियलाइज नहीं हुए, मींस वो न्यूली इनिशियलाइज हुए, वो कभी किसी भी टास्क के लिए ट्रेन नहीं हुए हैं। तो ये बोल रहा है आपको उन वेट को एटलीस्ट सम डेटा के ऊपर फाइन ट्यून करना पड़ेगा या फिर ट्रेन करना पड़ेगा। तो हम यही कर रहे थे, फिर टोकनाइजर के लिए एक फंक्शन लिखा, राइट। एंड यहाँ पे सारा डेटा टोकनाइज हो चुका है, तो यहाँ पे टोकनाइज होने के बाद इनपुट आईडी, टोकन टाइप आईडी, अटेंशन मास्क, ऑल द थिंग्स इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, एक ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, इसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसे? हाइपर पैरामीटर्स, जो हम एलएसटीएम का मॉडल ट्रेन करते टाइम जो भी हाइपर पैरामीटर्स होते थे उसी तरीके से यहाँ पे जो भी हाइपर पैरामीटर्स है हम यहाँ पे ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स में प्रोवाइड करेंगे। तो इतने हाइपर पैरामीटर्स हमने देखे थे, एंड जस्ट मैंने ट्रेन करने के लिए एक रिपोर्ट टू इक्वल टू नन ये ऐड किया है, ठीक है। तो रिपोर्ट टू मीन्स क्या होता है, जब भी ये मॉडल ट्रेन हो रहा है तो ट्रेन होते टाइम उसका लॉस कैलकुलेट होगा, उसके एक्यूरेसी F1 को सारी चीजें कैलकुलेट होने वाली है। तो ये क्या करता है, एक W&B वेट एंड बायसेस नाम का प्लेटफॉर्म है, तो बाय डिफॉल्ट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा। एंड उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको एपीआई की चाहिए होती है। तो अगर ये लास्ट वाला आप ऐड नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, W&B प्लेटफॉर्म की एपीआई की चाहिए, तो उसको अवॉइड करने के लिए रिपोर्ट टू नन कर देना है। एंड फिर उसके बाद सिंपल एक मैट्रिक कंप्यूट मैट्रिक नाम का एक फंक्शन हमने लिखा था, ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्रेड मीन्स क्या, एज ए इनपुट ले रहा है, ये प्रेड क्या रहेगा, इट इज Sample. नो, इट इज नॉट अ सैंपल। क्या है ये, ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली, प्रिडिक्शन का ऑब्जेक्ट है, जब भी आपका मॉडल प्रिडिक्ट करेगा उसका ऑब्जेक्ट है। एंड उस ऑब्जेक्ट में जब हम डॉट इनपुट आईडीज इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलता है, जो एक्चुअल वैल्यू है। एंड जब हम प्रेड डॉट प्रिडिक्शन इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो यहाँ पे लेबल्स एंड प्रेड हम निकाल रहे हैं, एंड उन दोनों से प्रिसीजन, रिकॉल, F1, एक्यूरेसी सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड जस्ट इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट जो भी आपका कॉलम था उसको हमने रीनेम किया है, ओके। प्रोडक्ट कॉलम था उसको हमने लेबल में चेंज कर दिया उसका नेम, तो अभी ये प्रोडक्ट कॉलम नहीं रहेगा, लेबल कॉलम है उसका नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे रिपोर्ट टू, ओके। रिपोर्ट टू बेसिकली क्या होता है, जब हम रिपोर्ट टू नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट इट विल,
रिपोर्ट टू डब्ल्यू एंड बी। तो डब्ल्यू एंड बी क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए, एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? आपका जो भी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए काम होता है। एक्सपेरिमेंटेशन मींस जब आपको ट्रैक करना है सारी चीजें, आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है, तो आपका जो एक मॉडल ट्रेन हुआ तो उसकी एक्यूरेसी कितनी आई, उसका F1 स्कोर कितना आया, आपने कौन सा डेटा यूज किया। तो अगर जब आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो हर एक एक्सपेरिमेंटेशन का आपको ट्रैक करना होता है, राइट। उसी से आपको पता चलेगा कौन सा पैरामीटर या फिर कौन सी जो भी वैल्यू है आपको बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये डब्ल्यू एंड बी क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन का प्लेटफॉर्म है। ओके, जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए अभी के लिए, अगर हम ये प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे तो आपको एक एपीआई की मांगेगा। जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं तो आपको एपीआई की लगेगी। तो जस्ट उस एरर को अवॉइड करने के लिए हमने उसको नन कर लिया है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम पे जो भी मॉडल हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था, टोकनाइजर, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, डेटा एंड कंप्यूट मैट्रिक्स, ऑल द थिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड किए। एंड जब ट्रेनिंग डॉट ट्रेन करेंगे तो क्या होगा? आपका मॉडल जस्ट एक सिंगल इपॉक के ऊपर ट्रेन किया है यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए टाइम ज्यादा लग रहा था, ज्यादा इपॉक के लिए, इसलिए मैंने जस्ट वन इपॉक के ऊपर उसको ट्रेन किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ट्रेनिंग आई थिंक यहाँ तक हमने देखा था उस दिन। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना होगा? अगर ये नोटबुक रिस्टार्ट हो गई तो जो भी आपने ट्रेन किया है सारा मॉडल सब कुछ चला जाएगा एंड आपको ये सारी चीजें फिर से रन करनी पड़ेगी। तो आपका ये फाइन ट्यून्ड मॉडल है, आपको कहीं पे स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फाइन ट्यून मॉडल को सेव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मॉडल का पाथ लिया है एंड ये पाथ मीन्स जो गूगल की ड्राइव पे आज की नोट्स रहेंगे, क्या है 25 और 10/6 मीन्स 6 अक्टूबर के जो नोट्स है उस फोल्डर का पाथ दिया है। एंड जब मैं ट्रेनर डॉट सेव मॉडल एंड यहाँ पे मॉडल पाथ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? जो भी आज की नोट्स है उस फोल्डर में ये मॉडल सेव हो रहा है। तो अगर आप ड्राइव के ऊपर जाके आज की नोट्स देखेंगे तो वहां पे मॉडल नाम का एक फोल्डर बिल्ड हुआ है एंड उस मॉडल नाम के फोल्डर में क्या है? सारी चीजें, आपका मॉडल प्लस आपका टोकनाइजर, ठीक है, दोनों चीजें सेव हो चुकी है उस मॉडल फोल्डर में। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ? जो भी अभी अभी आपने फाइन ट्यून किया था, मे बी टोकनाइजर भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कुछ न्यू वर्ड्स उसमें ऐड हो सकते हैं, या फिर मॉडल का तो हमने फाइन ट्यून ही किया है। तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगे? ये जो भी हमने पाथ दिया है उस पाथ में स्टोर हो जाएंगे। ये क्लियर है किस तरीके से फाइन मॉडल को हम फाइन ट्यून कर रहे हैं? कौन से फॉर्मेट में मीन्स पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, इस तरीके से बोल रहे हैं क्या? हाँ, तो जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कौन सा मॉडल यूज किया है? ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। मतलब कौन सा मॉडल होगा? यस, पाइटॉर्च मॉडल होगा। अगर टेंसरफ्लो का करना होता तो टीएफ, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ऐसे करना पड़ता। तो जो मॉडल आपने फाइन ट्यून किया है उसी फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो अगर हमने आपने पाइटॉर्च का किया था तो पाइटॉर्च का ही स्टोर होगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है किस तरीके से फाइन ट्यून मॉडल को हम सेव कर रहे हैं? तो जस्ट इस मॉडल पाथ को रन करते हैं, क्योंकि हम यहां से मैंने ऑलरेडी ट्रेन करके आज की नोट में स्टोर किया था, बट उस मॉडल को फिर से लोड करके हम यहाँ पे कुछ इन्फ्रेंस करके देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है किस तरीके से सेव कर रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है? यस सर। ऑल राइट, तो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है? जो भी मॉडल हमने यहाँ पे मॉडल पाथ में स्टोर किया है उसे फिर से लोड करना है। तो सिंपल मेथड है, हमने देखा था क्या करना है? ट्रांसफॉर्मर से ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन का मॉडल है, एंड ऑटो टोकनाइजर फॉर टोकनाइजर। सो न्यू मॉडल नाम का एक पैरामीटर में ये मॉडल सेम जो भी कोड था, बट जस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग हगिंग फेस आईडी या फिर हगिंग फेस चेक पॉइंट, वी आर प्रोवाइडिंग आवर लोकल पाथ जहां पे आपका मॉडल स्टोर है, ठीक है। वहां से रीलोड हो जाएगा दोनों चीजें, न्यू मॉडल, न्यू टोकनाइजर, जो अभी अभी हमने फाइन ट्यून किया था, तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे।
इसे भी रन कर लेते हैं। तो इस न्यू मॉडल में कौन सा मॉडल है, जो अभी आपने बर्ड का फाइन ट्यून किया था, एंड इस न्यू टोकनाइजर में जो आपने बर्ड का न्यू टोकनाइजर फाइन ट्यून किया, ये दोनों यहाँ पे रिलोड हो जाएंगे। ऑलराइट, ये भी क्लियर है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी देखा है। क्या बोल रहा है, रेपो नेम, ओके, जस्ट ओके, आई थिंक यहाँ पे वो गूगल ड्राइव पे स्टोर है, एंड गूगल ड्राइव मैंने अटैच नहीं किया, पहले गूगल ड्राइव अटैच करना पड़ेगा। लेट मी अटैच गूगल ड्राइव फर्स्ट। ऑलराइट, यहाँ पे ड्राइव दिख रहा है, मतलब गूगल ड्राइव अटैच हो चुके हैं, एंड नाउ वी विल ट्राई टू रीलोड। ये सेव हो गया, यहाँ पे रीलोड कर रहे हैं। ऑलराइट, दोनों मॉडल रीलोड हो चुके हैं। अभी आपको प्रिडिक्शन करना है, तो प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, आपके पास आपका मॉडल है, आपका न्यू टोकनाइजर है, तो हम पहले टोकनाइजर को देंगे, फिर मॉडल को देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इन सबको हाइड करने के लिए कुछ मेथड अवेलेबल है क्या हमारे पास, जस्ट हम इनपुट देंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं, Pipeline. पाइपलाइन, राइट। तो सिंपली हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर से पाइपलाइन इंपोर्ट किया है, एंड पाइपलाइन इसका टास्क क्या रहेगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे टास्क इक्वल टू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन देते हैं, बट मॉडल एंड टोकनाइजर दोनों हम क्या यूज कर रहे हैं इस टास्क के लिए, ये न्यू मॉडल एंड न्यू टोकनाइजर। ये न्यू मॉडल न्यू टोकनाइजर क्या है, जो हमने अभी अभी फाइन ट्यून किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसे रन करते हैं अगेन, तो यहाँ पे आपकी क्लासिफायर की पाइपलाइन सेट हो जाएगी। ऑलराइट, एंड जस्ट क्या कर सकते हैं हम, क्लासिफायर में जो भी आपका कंप्लेंट आ रहे हैं, जो भी आपका इनपुट है पास करेंगे, तो ये आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये लेबल 2 जनरेट कर रहा है, बट ये लेबल 2 एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता, राइट। तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, एंड वो हम कैसे देख सकते हैं, जो भी आपका मॉडल है डॉट कॉन्फिग डॉट लेबल टू आईडी, ये जब हम करते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली वो डिक्शनरी मिल जाती है। यहाँ पे लेबल 0 मीन्स क्या है, इट विल बी 0th क्लास, लेबल 1 मीन्स क्या है, फर्स्ट क्लास। सो ये सारी इंफॉर्मेशन 0 1 2 मीन्स ये आपको कहां से मिलेगी, जब आप मॉडल फाइन ट्यून कर रहे थे तब आपने 0 1 2 किया था, कहां पे है वो, आई थिंक सम इट विल बी हियर समवेयर, यहाँ पे 0 अगर होगा इसका मतलब इट इज अ लोन, 1 होगा तो क्रेडिट रिपोर्ट, 2 होगा तो कार्ड, 3 होगा तो सर्विसेज, 4 होगा तो अदर। ये हमने खुद से किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लेबल 0 लेबल 1 दे रहा है, राइट। बट वो लेबल 0 लेबल 1 का कोई हम मीनिंग नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए सिंपली हमने क्या किया, एक और डिक्शनरी बिल्ड की है। उस डिक्शनरी में हमने लिखा अगर वो लेबल 0 दे रहा है तो इसे कंसिडर करना है एज अ लोन, लेबल 1 देगा तो क्रेडिट रिपोर्ट। इस तरीके से डिक्शनरी बिल्ड होगी, एंड जो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्लास मैप है उसमें आपका जो लेबल है पास करेंगे, तो एग्जैक्टली आपका क्या क्लास है उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। सो इट इज अ फॉर कार्ड क्लास। तो ये समझ में आएगा क्या हुआ एग्जैक्टली, ये सारी चीजें प्रिडिक्शन की जो पाइपलाइन है वो क्लियर है। Yes, sir. ऑल राइट, एंड सेम थिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रिडिक्शन मिल रहा है तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरीके से जो कंप्लेंट है उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, यहाँ पे कार्ड के डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, यूजिंग SMTP। यस,
Yes, sir. तो उसके आगे की प्रोसीजर सब सेम रहेगी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ये जो भी किया हमने, कैसे किया, क्या हो रहा है, इसमें किसी कुछ डाउट? यस धनंजय। सर, जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे थे तो हाँ वो जो कोड है वहां पे, तो वो जो कॉलम की जो वैल्यू सब न्यूमेरिक है क्या हाँ, ट्रेनर में जो? wait. Which column? Just a minute, I will share once again. जो ट्रेनर का जो कोड है ना उसमें। Trainer here. हाँ, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हाँ, तो ये जो दोनों वैल्यू है कौन सी? ट्रेन ट्रेन डेटा सेट ट्रेन हाँ एनिमल। ट्रेन के, हाँ 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 ट्रेन और हाँ ट्रेन। हाँ, तो ये जो उसमें जो भी वैल्यूज है सब न्यूमेरिक हो चुके हैं ना, जो कॉलम में वैल्यू है? यस यस, सब न्यूमेरिक हो चुके हैं। ओके, तो ये जो फंक्शन है मतलब वो कैसे, ये ट्रेन डेटा सेट से ही हुआ है ना? राइट। ओके। तो ट्रेन डेटा सेट हमारा यहाँ पे कुछ था, ट्रेन डेटा सेट में क्या है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, बट वो जस्ट Okay. कुछ चीजें ही देखता है। क्या क्या देखेगा? इनपुट आईडीज, अटेंशन मास्क एंड लेबल नाम का कॉलम। ये 3 कॉलम है, उन्हीं 3 ही कॉलम का यूज करेगा, बाकी सारे कॉलम को इग्नोर कर देता है। इसीलिए प्रोडक्ट का नेम हमें लेबल करना पड़ा था। ओके। यस योगेश। सर, हमने क्लासिफिकेशन में प्रोजेक्ट किया था और अभी हम वर्ड फाइन ट्यून कर रहे हैं। बस अब जब भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे स्टोरी लाइन हमारी कैसी रहेगी? हाँ, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग, ईडीए वगैरह तक का तो स्टोरी लाइन दोनों का सेम है, राइट? वहां तक Right. सब कुछ सेम है। तो जस्ट आपको उसके बाद क्या बोलना है, मॉडल बिल्डिंग पे आप आएंगे तो आपको बोलना है फर्स्ट वी ट्राइड विद LSTM, एंड उससे आपको समथिंग एक्यूरेसी मिल गई, 90%, 85, 88 कुछ तो एक्यूरेसी मिल गई। आफ्टर दैट वी थॉट वी कैन improve this result और our client want make it better। तो हमने क्या किया, अगेन after that we fine tune BERT on same data and we got something result, 95% something accuracy मिल गई। यस सर, थैंक यू। ओके, पहले हमने LSTM का मॉडल ट्रेन किया, आपको जस्ट एग्जांपल के लिए 88% एक्यूरेसी मिल रही थी, बट जब आपने उसे इंप्रूव करने के लिए BERT का ट्रेन किया, 93, 92 समथिंग कुछ परसेंट एक्यूरेसी वो इंप्रूव हो चुका है, ठीक है? एंड उससे फिर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड था। यस सर, थैंक यू। सो कॉम्पिटेशनल कॉस्ट इसके लिए ज्यादा नहीं लगेगी, तो आपको आप ऐसे बोल सकते हैं, हमें एक EC2 प्रोवाइड किया गया था विथ GPU, तो EC2 के ऊपर हमने मॉडल ट्रेन किया है, बोल सकते हैं, ठीक है? Yes, यहाँ sir. पे या इसके लिए इतना कॉम्पिटेशनल कॉस्ट नहीं लगेगा। कॉम्पिटेशनल कॉस्ट LLM के लिए ज्यादा लगता है, एंड LLM के लिए कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। हम EC2 आपके लोकल में, हाँ कोलैब भी बोल सकते हैं, बहुत सारी कंपनी में कोलैब भी यूज होता है। आप बोल सकते हैं कि हमें कोलैब का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया गया था, या फिर आप बोल सकते हैं आपको EC2 मींस AWS के ऊपर एक वर्चुअल मशीन होती है, वो दिया गया था। हमने EC2 को अपने लोकल से एक्सेस किया एंड फिर EC2 में हमने ट्रेन किया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। आपको जो भी सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करेंगे। EC2 वगैरह तो हम आगे देखने ही वाले हैं, बट स्टिल। यस विशाल। सर, ये जो ये तो एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। हाँ हाँ इसको जब प्रोडक्शन में हम डालते हैं, तब हाँ, आपने कहा था कि VS कोड में या फिर ऐसे कोई इसमें अपन लिखते हैं यस इसको, राइट। तो तब इसमें क्या करना पड़ता है? मतलब क्लासेस बनाने पड़ते हैं या फंक्शंस बनाने पड़ते फंक्शन हैं? फंक्शन सफिशिएंट है, क्लासेस भी बना सकते हैं, बट फंक्शंस बनाते हैं दैट इज सफिशिएंट। आपको जस्ट फंक्शंस में सारा कोड लिखना है। तो रैक के टाइम पे हम डिप्लॉयमेंट का देखेंगे, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, इस प्रोजेक्ट का भी कैसे करना है, उस रैक का भी कैसे करना है। सर, थोड़ा अगर आइडिया आ जाए कि कैसे फंक्शन में या फिर .py फाइल में, ये तो IPYNB में हो गया, .py में अगर यस एक बार। यस यस, उसका API भी बिल्ड करना होता है, बट पहले हम वो रैक देखेंगे, एंड उस टाइम पे जब API बिल्ड करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी एक API बिल्ड करते हैं, इसकी भी .py फाइल कैसे होगी वो हम देखेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक हाँ, यू। क्योंकि उसके लिए फास्ट API वगैरह इन सारी चीजों का नॉलेज चाहिए, तो पहले फास्ट API सीखेंगे एंड फिर
इसको भी कैसे प्रोडक्शनाइज करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके सर। या ऑल राइट, क्लियर है सबको ये? यस सर। ऑल राइट, सो अभी हम क्या करेंगे, जो डिकोडर ओनली मॉडल्स होते हैं, एग्जैक्टली मैट्रिक कहाँ पे मॉनिटर किया है हमने। ओके, सो जब मॉडल ट्रेन हो रहा था, कहाँ गया ट्रेनर, यहाँ पे। सो एक ट्रेन होते टाइम यहाँ पे मेट्रिक मॉनिटर होती है, ठीक है। सो इसमें ही हम मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, बट हमने नहीं देखा है। सो इस ट्रेनर का यूज करके आपको सारी मैट्रिक्स मिल जाएगी, वो हमने नहीं देखा है। जस्ट आप सर्च करेंगे, एक फंक्शन है, उससे आपको सारी मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ऑल राइट, ओके, व्हाई यू चूज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों चूज किया, क्योंकि हमने डेटा को बैलेंस किया था, एंड बैलेंस डेटा के ऊपर एक्यूरेसी से आपको कितना रिजल्ट अच्छे से आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं वो मिल जाती है। ओनली एक्यूरेसी कब अच्छी नहीं होती, जब आपका डेटा इम्बैलेंस होता है। अदरवाइज हमने परफेक्टली बैलेंस किया था डेटा को, तो यहाँ पे फॉर परफेक्टली बैलेंस डेटा वी चूज एक्यूरेसी, ठीक है। बट जब डेटा आपका इम्बैलेंस था ड्यूरिंग LSTM, वहां पे आपको F1 स्कोर बोलना है। ऑल राइट, सो हमने जो एनकोडर ओनली मॉडल्स होते हैं वो देखा था। तो अभी हम देखेंगे डिकोडर ओनली मॉडल्स। तो डिकोडर ओनली में क्या होता होगा, ओनली डिकोडर का पार्ट है, बाकी कुछ सारी चीजें नहीं, एनकोडर है ही नहीं, राइट। तो डिकोडर कैसे वर्क करता है, डिकोडर का क्या रोल है, किस चीज के लिए वो यूज होता है? यस, जनरेशन, अंडरस्टैंड एंड जनरेशन। डिकोडर जनरेशन के लिए यूज होता है, राइट। तो डिकोडर का आर्किटेक्चर जस्ट देख लेते हैं क्या होता है। एंड इसमें क्या होता है, ये एक ही टास्क के लिए ट्रेन होता है। कौन सा टास्क रहेगा, किस टास्क के लिए से ट्रेन कर सकते हैं हम? probability of यस, predicting next token also. या नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए हम इसको ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका, इसको और थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। या दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पे एनकोडर था एंड ये डिकोडर का पार्ट था। तो डिकोडर में क्या हुआ है, डिकोडर ओनली मॉडल में, तो ये जो डार्क शैडो में पार्ट है उतना पार्ट निकाला गया है। तो एनकोडर का तो समझ में आ रहा है, बट ये वाला पार्ट क्यों शैडो किया है? यहाँ पे क्या था, Cross attention. क्रॉस अटेंशन था, राइट। एंड क्रॉस अटेंशन के लिए यहाँ पे की एंड वैल्यूज कहाँ से आ रही थी, एनकोडर से। तो अगर आपके पास एनकोडर नहीं होगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी क्या? नो। तो इसीलिए ये भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं, वहां पे हम इसको एज अ मल्टी हेड अटेंशन मीन जैसे आपका सेल्फ अटेंशन यूज होता है उस तरीके से कर सकते हैं। बट करंटली लेटेस्ट मोस्ट ऑफ द मॉडल में क्या हुआ है, इसे कंप्लीटली रिमूव किया गया है। ऑल राइट, सो इसका आर्किटेक्चर सेम ही है जो हमने अभी तक देखा है। आउटपुट शिफ्टेड राइट, आउटपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मास्क मल्टीहेड अटेंशन, फीड फॉरवर्ड, लीनियर सॉफ्टमैक्स, ये सारी चीजें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। होपफुली सबको ये क्लियर होगा। क्लियर है सबको? Yes, यस। sir. तो यहाँ पे सिंपली क्या है, आपकी एक वोकैब रहेगी, कोई भी वोकैब हो सकती है। जैसे हम वोकैब में लेते हैं, ये आपका फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। हाँ, ऐसे लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद आपका सेकंड वर्ड है, आपका थर्ड वर्ड है, इस तरीके से आपके वर्ड है। तो इस मॉडल का आउटपुट एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट प्रोबेबिलिटीज मिल रही है, ये एग्जैक्टली क्या होगा? यस, यहाँ पे आउटपुट क्या होता है, आउटपुट प्रोबेबिलिटीज मींस एग्जैक्टली आपको क्या आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे तो आपको पता है एनकोडर में क्या मिलता है, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आउटपुट मिलता है, बट यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा? Probability of next token.
यस, प्रोबेबिलिटी। एंड यहाँ पे अगर शॉर्ट मैक्स है तो शॉर्ट मैक्स कितनी प्रोबेबिलिटी देता है? इक्वल टू द नंबर ऑफ टोकन्स इन द वोकैब। एग्जैक्टली तो जितने वोकैबुलरी में टोकन है, कंसिडर आपके वोकैबुलरी में अगर 10,000 टोकन्स है तो आपको 10,000 प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी, राइट? तो यहाँ पे जस्ट 3 है, तो इन तीनों के लिए हम लिखते हैं, तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट ऑफ डिकोडर। तो डिकोडर के आउटपुट में क्या है? जो भी आपका फर्स्ट टोकन है, इस फर्स्ट टोकन की जो भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिर जो आपका सेकंड टोकन है, राइट, उस सेकंड टोकन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिर जो आपका थर्ड टोकन है, तो जितने भी टोकन है हर टोकन के लिए कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो इनमें से सारे टोकन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है, तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा? फर्स्ट ये वर्ड नेक्स्ट होगा, ये होगा या ये होगा, या फिर बाकी के कौन से होंगे? वन विथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली तो हम ऐसे बोलेंगे टोकन विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी will be chosen as next token, right? ऐसे बोल सकते हैं। तो जिस भी यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम है तो फर्स्ट आपका नेक्स्ट वर्ड होगा, ये मैक्सिमम है तो सेकंड आपका नेक्स्ट वर्ड होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जिस भी टोकन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो आपका नेक्स्ट वर्ड होगा, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? ऑल राइट। तो डिकोडर ओनली मॉडल एग्जैक्टली कैसे वर्क होते हैं? कंसिडर आपने यहाँ पे एक इनपुट दे दिया ऐसे वंस अपॉन अ टाइम, तो उसके बाद क्या होगा? ये हमने इनपुट दे दिया है, ये चारों वर्ड एक साथ दे दिए, ठीक है? वंस अपॉन अ टाइम यहां से पास हुआ, उनकी एम्बेडिंग हो जाएगी, पोजिशनल एनकोडिंग मास्ट मल्टीएट अटेंशन में एग्जैक्टली क्या होगा? यस, दिस इज योर इनपुट टू डिकोडर मॉडल, ठीक है? तो क्या होगा एट फर्स्ट टाइम स्टेप क्या होगा? पहले मास्ट मल्टीएट अटेंशन में ये जो भी आपने इनपुट दिया है वंस अपॉन अ टाइम, ये अंडरस्टैंड होगा मास्ट मल्टीएट अटेंशन में, राइट? ये कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम इन चारों के लिए अटेंशन कैलकुलेट करेंगे एंड अटेंशन से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यस, जो भी हमने इनपुट दिया था उसकी। अगेन ये सब कुछ होगा एंड फिर उसके बाद आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। क्या आउटपुट मिलेगा? एनीथिंग, जो भी मैक्सिमम वर्ड होगा। तो कंसिडर यहां से आपको ऐसे कुछ देर ये आउटपुट मिल गया, तो हम क्या करेंगे? सेकंड टाइम स्टेप के लिए इनपुट क्या होगा? तो फर्स्ट टाइम स्टेप के लिए आपका इनपुट एंड यहाँ पे से इसका आउटपुट लिखते हैं आउटपुट, ठीक है? जस्ट अ मिनट, इनको ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है? एट फर्स्ट टाइम स्टेप आपका इनपुट क्या होगा? यस, जो भी हमने पास किया है वंस अपॉन अ टाइम, राइट? एंड इसका आउटपुट क्या होगा? जो भी आपके मॉडल ने नेक्स्ट वर्ड दिया है, कंसिडर उसने दे दिया देयर। ये समझ में आ रहा है? तो सेकंड टाइम स्टेप पे क्या होगा? इनपुट क्या होगा अभी? यस, क्या होगा? वंस अपॉन अ टाइम प्लस देयर। एग्जैक्टली, वंस अपॉन अ टाइम देयर। मे बी अभी नेक्स्ट वर्ड ये क्या करेगा? जो भी उसे नेक्स्ट वर्ड लगता है कंसिडर उसने वॉज कर दिया। अगेन थर्ड टाइम स्टेप पे क्या होगा? इनपुट वॉज, मे बी उसने ए कर दिया, फिर यहाँ पे इनपुट में ए इंक्लूड होके जाएगा एंड फिर ये कैट। सो जो भी प्रिडिक्ट कर रहा है, तो हमने इनपुट में दिया था वंस अपॉन अ टाइम एंड मॉडल ने क्या जनरेट किया? देयर वॉज अ कैट। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? कंप्लीट होने के बाद ये सब कुछ आउटपुट मिल जाएगा। सो ऐसे ये आपका इनपुट था, मीन्स आपका प्रॉम्प्ट। सो ये जो भी हम स्टार्टिंग में इनपुट दे रहे हैं प्रॉम्प्ट कहा जाता है।
प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट जस्ट इतना समझे, ये स्टार्टिंग में हमने डिकोडर ओनली मॉडल में जो भी इनपुट दिया था उसे हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे, ठीक है। सो वंस अपॉन अ टाइम इट इज योर प्रॉम्प्ट, एंड आपके मॉडल ने क्या जनरेट किया है, देयर वाज अ कैट, ठीक है। एंड इसके बाद और भी कुछ जनरेट करना होगा, तो बाकी की सारी चीजें भी वो जनरेट होती रहेगी। कब तक जनरेट होती रहेगी ये? यस, एग्जैक्टली, जब तक आपका मॉडल ईओएस टोकन जनरेट नहीं करता। ईओएस जैसे ही उसने ईओएस जनरेट किया, आपका जनरेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है किस तरीके से डिकोडर ओनली मॉडल आउटपुट देता है, सब कुछ क्या हो रहा है, इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? यस सर। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम कोई भी इनपुट देते हैं, इवन जब आप चैट जीपीटी को यूज करेंगे, चैट जीपीटी को आप जो भी इनपुट देते हैं, तो वो क्या कर रहा है, इसी तरीके से 1 वर्ड एट ए टाइम आपका रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। वो इतने अच्छी तरीके से कैसे जनरेट करता है, उसका ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ है वो हम आगे देखेंगे, बट जस्ट आपको अभी आइडिया आ रहा है, कोई भी डिकोडर ओनली मॉडल होगा तो इस तरीके से जो भी हम इनपुट देंगे, इस इनपुट को क्या कहा जाएगा, इट इज अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट। एंड ये जो हुआ है उसे हम बोलेंगे जनरेशन या फिर रिस्पॉन्स ऑफ अ मॉडल। हमारे प्रॉम्प्ट को आपके मॉडल ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। या फिर उसे कंप्लीशन भी कहा जाता है समटाइम्स। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट, आपकी प्रॉम्प्ट क्या थी, दिस इज योर प्रॉम्प्ट वंस अपॉन अ टाइम, एंड फिर आपके मॉडल ने जो भी जनरेट किया उसे रिस्पॉन्स या फिर कंप्लीशन कहा जाएगा। तो कंप्लीशन क्या था आपका, देयर वाज अ कैट से लेके जो भी ईओएस तक जो भी जनरेट किया है ये सब कुछ। तो ये दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। तो जब अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, क्या हो रहा है, तो हम चाहते हैं ये जो भी आपका डिकोडर ओनली मॉडल है ये ह्यूमन की तरह जनरेट कर सके, जिस तरीके से ह्यूमन टेक्स्ट जनरेट करता है, ओके। तो एज अ ह्यूमन आप कभी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचते हैं क्या? मैंने अभी तक जब जब वंस अपॉन अ टाइम देखा है, उसके बाद देयर नाम का वर्ड आएगा, देयर नाम के वर्ड की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बाद वाज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके से सोच के आप जनरेट करते हैं या फिर जस्ट कुछ भी जनरेट कर सकते हैं आप एज अ ह्यूमन? यस, हम कभी भी प्रोबेबिलिटी के बारे में ऐसा कुछ सोचते नहीं, हम जस्ट क्या करेंगे, कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। ये एक थिंग हो गई। एंड सेकंड थिंग, जब भी आप चैट जीपीटी को वंस अपॉन अ टाइम देंगे, ये कुछ दूसरा चीज जनरेट करेगा क्या, या फिर किसी दूसरे वर्ड की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी क्या? क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो सेम ही है। यस, कुछ जनरेट होगा, कुछ न्यू थिंग, क्या लगता है? नो, राइट। तो मीन्स इसका कुछ जो भी डिकोडर ओनली मॉडल, इनका कुछ यूज होगा क्या? ऑलवेज हम जो इनपुट दे रहे हैं वो सेम सेम आउटपुट देता जा रहा है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, तो ये एज अ ह्यूमन साउंड नहीं करेगा, एज अ रोबोटिक साउंड करेगा, राइट। ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? यस सर। ऑल राइट, एंड यहाँ पे एक कंपैरिजन भी था, जस्ट आई विल शो यू दैट कंपैरिजन, या दिस वन। तो जब भी आप किसी डिकोडर ओनली मॉडल का आउटपुट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी आप डिकोडर ओनली, सो ये जो ऑरेंज वाला है ये क्या है, आपके मॉडल ने जनरेट किया है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे क्या है, आपके टाइम स्टेप है, 0 टाइम स्टेप, फर्स्ट टाइम स्टेप, सेकंड टाइम स्टेप, ऐसे 20 टाइम स्टेप, 100 टाइम स्टेप तक जनरेशन किया है, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, एक ह्यूमन को वंस अपॉन अ टाइम ये इनपुट दिया गया, एंड उसके बाद क्या बोलेगा वो, उसका जनरेशन मैप किया हमने। एंड दूसरा है जो भी एक मॉडल है उसका जनरेशन, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऑरेंज में क्या हो रहा है, आप जब भी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कभी भी 0.8 से नीचे की प्रोबेबिलिटी में मॉडल ने जनरेट किया है क्या? नो, राइट।
जब भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वही जनरेट करेगा, जिन नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वही जनरेट कर रहा है। बट ह्यूमन क्या है, कुछ एक वर्ड बोल रहा है बट एकदम जीरो प्रोबेबिलिटी, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वो नेक्स्ट वर्ड होगा, उस टाइप का वर्ड बोल रहा है, तो ये पॉसिबल है ह्यूमन कम्युनिकेशन में। तो ह्यूमन का जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ब्लू वाला, एंड ये ऑरेंज वाला मशीन का है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। तो हमें ये क्या करना है, इसे अवॉइड करना है, इसे ज्यादा रोबोटिक साउंड नहीं करना है, उसे एज अ ह्यूमन साउंड करवाना है, एंड उसके साथ साथ उसको क्रिएटिविटी भी देनी है। मीन्स वो क्या है, कुछ न्यू थिंग्स जनरेट कर सके। जैसे हमने एक इनपुट दिया तो कुछ दूसरा जनरेट करेगा, फिर कुछ दूसरा जनरेट करेगा। इन दोनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट ऑलवेज हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज है। सो ये जो भी जनरेशन का आउटपुट है, उस जनरेशन का आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए हम डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? यस अनुप? सर आपण असं म्हणू शकतो का ह्युमनचं जे आउटपुट आहे ते ज्या त्या सिच्युएशनवर डिपेंड आहे, म्हणजे सिच्युएशनवर तो आउटपुट प्रेडिक्ट करतोय, राईट? आणि मशीन बघितलं तर त्याला सिच्युएशन अजून यस, समजून नाही समजत. राईट, असं म्हणू शकतो. सर विथ रिगार्डिंग दिस आपण असं सांगू शकतो, लाइक वी कैन ऑल्सो ऐसे बोल सकते हैं कि मेमोरी डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछली बार मैंने चैट जीपीटी की मेरी हिस्ट्री है, मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया और मेरे दोस्त ने भी सेम प्रॉम्प्ट दिया, मेरा फ्रेंड है चिन्मय ने सेम प्रॉम्प्ट, मगर मेरे को अलग आउटपुट आ रहा है, चिन्मय को अलग आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि एलएम ने लर्न करके पास्ट हिस्ट्री में मैंने कैसे किया है, तो मेमोरी से लर्न करके मेरे को वैसे आउटपुट दे रहा है, जो कि सेम अगर मेरा प्रॉम्प्ट यूज किया चिन्मय ने तो उसको अलग आउटपुट आएगा। नो, एक्चुअली एलएलएम जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी आपके पर्सनल कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता है, उसकी वजह से वो पर्सनलाइज रिस्पॉन्स दे पाएगा। बट हम चैट जीपीटी एप्लीकेशन के स्पेसिफिक नहीं देख रहे, एलएलएम के स्पेसिफिक देख रहे हैं। तो एलएलएम में खुद की मेमोरी नहीं होती है, तो यहाँ पे उसकी खुद की मेमोरी नहीं है, ठीक है? यस सर। तो आपने प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछा था एंड उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको ये प्रीवियस क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। ओके? यस सर। ऑलराइट। तो वो क्यों हो रहा है, उन्होंने मेमोरी कैसे ऐड की है, हमें मेमोरी भी ऐड करके देखनी है, वो हम देखेंगे आगे। बट जस्ट क्या करते हैं अभी के लिए, एक डिकोडर ओनली मॉडल लेते हैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर चाहिए, एंड आपको ऑटो मॉडल भी चाहिए, ऑटो मॉडल फॉर कॉजल एलएम। सो एक कॉजल एलएम मींस होता है लैंग्वेज मॉडल, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के लिए कॉजल एलएम का यूज करेंगे हम, एंड उसके लिए दोनों के लिए टोकनाइजर। आपका जो मॉडल है हम GPT-2 यूज करेंगे, तो मॉडल नेम GPT, आई थिंक ऐसे ही है GPT-2, एंड यहाँ पे आपका टोकनाइजर। ऑलराइट, ऑटो मॉडल फॉर कॉजल एलएम एंड टोकनाइजर। सो ये दोनों एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ये दोनों लाइन क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी सब कुछ देखा हुआ है, बट स्टिल तो हम यहाँ पे आपका कुछ प्रॉम्प्ट देंगे। क्या प्रॉम्प्ट देंगे, वही देते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है? एंड सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको टोकनाइजर में देना है। टोकनाइजर आपको क्या देगा आउटपुट में, इनपुट आईडीज, राइट? सो ये इन इनपुट आईडीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट आईडीज करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉम्प्ट क्या है, ये रिटर्न के आंसर इक्वल टू PT क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर है सबको? यस? यस सर। एंड जस्ट अभी हमें रिस्पॉन्स जनरेट करना है। रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट जनरेट, एंड जो भी आपकी इनपुट आईडीज है, जो आपको इनपुट आईडीज मिली थी वो हम पास कर रहे हैं। तो लेट्स सी आपका मॉडल क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यस महेश? सर ये मॉडल नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन तो कर रहा है, बट इसका रिफ्रेजिंग कैसे करता है ये? मतलब अभी सेंटेंसेस रिफ्रेज करना भी इम्पोर्टेंट है ना, कि उसका कुछ मीनिंग निकल पाए। जस्ट बेस्ट अगर वो प्रेडिक्ट करता रहेगा तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। रिफ्रेज मींस कैसे? मतलब अभी एक सेंटेंस है, माय नेम इज महेश, ऐसे कुछ रहा सेंटेंस, तो ये अलग मतलब जो वर्ड्स है इज और ये भी इम्पोर्टेंट है,
तो सपोज ये कैसे कर रहा है कि ये देख रहा है कि कॉन्टेक्स्ट लर्न कर रहा है और कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड मैक्सिमम टाइम आ रहा है वो दे रहा है, राइट, एज द नेक्स्ट वर्ड। तो अभी सपोज तो अदर जो ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि इज और द, ये वर्ड्स कैसे इसमें ऐड करेगा ये, मतलब उसका कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। ओके ओके। तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर जनरेट किया है, तो क्या होगा जब आपको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, तो यहाँ पे देयर वाज आ गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन है वो अ है, तो वो ए ही जनरेट करेगा, तो वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन नेक्स्ट अगर उसे लगता है इज है तो वो इज ही जनरेट करेगा। एंड ये जनरेशन करते टाइम उसने ग्रामेटिकल रूल्स हमने देखा था, जो भी ये एज अ लैंग्वेज मॉडल, एज ए एलएम वर्क कर रहा है क्या, एज ए लैंग्वेज मॉडल? यस यस। सो एज ए लैंग्वेज मॉडल वर्क कर रहा है। एंड जब भी हम लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हैं, लैंग्वेज मॉडल क्या क्या चीजें सीख लेता है, ग्रामेटिकल रूल्स, Yes, sir. मीनिंग, एवरीथिंग, तो उसे ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो जनरेट करेगा। ठीक है, कंसिडर यहाँ पे हमने कुछ ऐसे दे दिया, गर्ल्स, गर्ल ऐसे लिखते हैं, गर्ल इज समथिंग प्लेइंग, देन यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करना है, तो यहाँ पे ही करना चाहिए या फिर शी करना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट शी। शी। तो ये कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो प्रिडिक्शन करते टाइम उसे पता है वो ग्रामेटिकल रूल, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ही की नहीं आएगी, शी की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो ये ऑटोमेटिकली वो जो जनरेट कर रहा है नेक्स्ट वर्ड, उसके अकॉर्डिंगली ग्रामेटिकल रूल एवरीथिंग वो आ जाते हैं। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। तो ये आपको इस तरीके से जो भी आउटपुट है वो दे रहा है, बट हमें क्या करना है, इनका मीनिंग क्या है वो पहले समझना होगा, तो इसको आपको पहले डिकोड करना है। तो डिकोड कैसे करेंगे, टोकनाइजर डॉट डिकोड डॉट डिकोड, एंड इसमें क्या है, जो भी आपका आउटपुट है हम वो पास करेंगे, दिस इज योर आउटपुट रिस्पॉन्स। ऑल राइट, क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन, ओके, इसका लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऑफ लिस्ट मिली है हमें, राइट, तो हम क्या करेंगे, जस्ट फर्स्ट लिस्ट चाहिए तो 0th लिस्ट लेते हैं। तो आपको ये आउटपुट दिया है, वंस अपॉन अ टाइम, दिस इज योर प्रॉम्प्ट, द वर्ल्ड वाज अ ग्रेट प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डेंजर, द वर्ल्ड वाज प्लेस ऑफ ग्रेट, इस तरीके से वो जनरेट कर रहा है। तो ये इसने क्या किया, न्यू थिंग्स, इवन इसने एक कॉमा भी क्या है, एज अ नेक्स्ट वर्ड जनरेट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डॉट किया है ये भी एज अ नेक्स्ट वर्ड जनरेट किया है। ठीक है, एंड इवन यहाँ पे ये जो कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल टी एंड यहाँ पे टी कैपिटल है, ये दोनों उसे कैसे पता चला, डॉट के बाद आना है, क्योंकि जब वो ग्रामेटिकल रूल लर्न कर रहा था वहां पे उसने लर्न किया, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नेक्स्ट द आना चाहिए, बट कैपिटल वाला टी एच ही होना चाहिए या फिर स्मॉल टी एच ही होना चाहिए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आती है। तो मैक्सिमम यहाँ पे कैपिटल टी एच ही क्या गए, तो नेक्स्ट वर्ड कैपिटल टी एच ही आ गया। ठीक है, इतने माइनर लेवल पे वो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करता है, जिसमें ग्रामेटिकल रूल्स, पंक्चुएशंस, मीनिंग, एवरीथिंग कैप्चर होता रहेगा। सो ये क्लियर है किस तरीके से आउटपुट जनरेट हो रहा है? ओके, यस अनिल। सर हम जीपीटी को मतलब कि बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बनाओ, एक टॉपिक देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता है, रिक्वायरमेंट मॉडल डॉट पी आई, राइट, तो फिर वो कोड भी बना के देता है, मतलब पूरा फाइल का एक फोल्डर बना के देता है। तो वो Yes. स्ट्रक्चर मतलब उसको वो थिंकिंग कैसे करता है कि मुझे कोड भी बनाना है, ये फाइल भी लगा हाँ, मतलब लगती है ऐसे। हाँ, तो अभी के लिए ये जो है ये हम ऐसे बोलेंगे कि लो लेवल मॉडल है जो जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, राइट। तो जीपीटी मॉडल ट्रेनिंग की एक प्रोसेस होती है, कोई भी एलएलएम ट्रेनिंग की, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम देखेंगे, बट फर्स्ट स्टेप में वो जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना सीख रहा है। एंड नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते टाइम वो क्या क्या सीखेगा, लैंग्वेज, ग्रामर, वर्ड को प्रिडिक्ट करना। तो उसके बाद जो 2 स्टेप आ रही है उनको हम फिर से और 2 स्टेप में ट्रेन करेंगे। तो कोई भी एलएलएम 3 स्टेप में ट्रेन होता है। फर्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में वो क्या सीख रहा है, लैंग्वेज के बारे में, ग्रामर के बारे में सब कुछ सीखेगा। तो आगे की जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे हम उसको रीजनिंग सिखाते हैं,
एग्जैक्टली जो ह्यूमन ने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली क्या आंसर जनरेट करना है वो हम सिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग एंड RLHF होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, जो हम LLM ट्रेनिंग के टाइम पे देखेंगे। बट इस तरीके से होता है, वो ट्रेनिंग में ही उसको सिखाया जाता है क्या जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है। और दूसरा वो हिस्ट्री, मतलब हम जो भी अभी पूछते हैं उसको तो वो हिस्ट्री सेव करता है, तो वो मतलब कौन से स्टेप पे वो हिस्ट्री सेव करता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर होगा, इनकोडर डिकोडर? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे मेमोरी सेव नहीं होती है, तो वो एक्सटर्नली सेव करता है। वो मेमोरी का कैसे होता है वो हम लैंगचेन में, आपका जब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो हमें भी मेमोरी सेव करनी होती है। तो जब हम कैसे मेमोरी स्टोर कर रहे हैं वो देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो पहले हमें वो एप्लीकेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, उस टाइम पे ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। यस महेश। सर ये यहाँ पे प्रेडिक्शन करते वक्त स्टॉप हो गया, मतलब उसको EOS मिल गया, बट अगर ये सेंटेंस को देखा तो ये इनकम्प्लीट ही स्टॉप हुआ है, इसने प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं किया है। करेक्ट। सो ये एक्चुअली EOS के लिए स्टॉप नहीं हुआ है। यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है मैक्स न्यू टोकन्स। सो वो मैक्स न्यू टोकन्स क्या है वो देख लेते हैं। तो वही हम देख रहे थे डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम जो भी रिस्पॉन्स है इस रिस्पॉन्स को क्या जनरेट करेगा वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आपको इसका रिस्पॉन्स कितना लंबा चाहिए, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, ये कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है दैट इज मैक्स न्यू टोकन्स। मैक्स न्यू टोकन्स क्या लगता है, नेम से क्या लग रहा है ये क्या करेगा? हमारे प्रॉम्प्ट के बाद जो भी टोकन जनरेट होंगे उतना नंबर आएगा। यस, मैक्सिमम कितने टोकन जनरेट करने चाहिए। तो जब हम मॉडल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो मॉडल में हम बोल सकते हैं कि हमें इतने आउटपुट चाहिए, तो वो क्या करेगा उसके अकॉर्डिंगली उतने ही वर्ड्स जनरेट करेगा। तो ये क्या है, ये किस लिए यूज होता है? टू कंट्रोल लेंथ ऑफ जनरेशन। मींस आपका जनरेशन कितना लॉन्ग होगा, कितना शॉर्ट होगा, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोल कैसे करना है? सो जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों हमें चाहिए, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ले लेते हैं। अदरवाइज ये इनपुट आईडी तो सेम ही रहेंगी, जस्ट वंस अपॉन टाइम के बाद हम जनरेट कर रहे हैं। तो ये जस्ट इतना ही लेते हैं, जनरेशन का ही लेंगे सिर्फ। ऑल राइट, एंड फिर रिस्पॉन्स के बाद कैसे जनरेट करना है, ये वाला। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली आउटपुट दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम इनपुट आईडीज दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक पैरामीटर है वो मेंशन करना है, दैट इज मैक्स न्यू टोकन्स। एंड इसकी जो भी वैल्यू देंगे, कंसीडर हमने जस्ट 2 दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये जस्ट 2 वर्ड्स जनरेट करेगा वंस अपॉन अ टाइम, उसके बाद जस्ट 2 टोकन्स जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या किया उसने, वंस अपॉन अ टाइम, ये कॉमा एक टोकन हो गया, द दूसरा टोकन हो गया, जस्ट 2 टोकन ही उसने जनरेट किए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो EOS के बाद स्टॉप हो जाएगा, या फिर जब ये मैक्स न्यू टोकन की लिमिट हो जाएगी वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कंसिडर इसको हम थोड़ा सा बिगर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी उसको 20 करके देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट टोकन कितने जनरेट करेगा? यस महेश। सर ये कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं हम लोग? GPT-2 यहाँ पे हमने मेंशन किया है, GPT-2 Okay. और सर हमने देखा था कि GPT-2 मॉडल जो रहता है वो बाइट पेयर एनकोडिंग यूज करता है, राइट? राइट। तो सर सपोज यहाँ पे कोई वर्ड है जो कि उसके लिए कोई ऐसा वर्ड है जो कि मल्टीपल टोकन से ये हो रहा है, बना मतलब हुआ है। जिसके लिए हाँ। मल्टीपल टोकन्स लग रहे हैं। तो वो केस में ये कैसे वर्क करेगा? सपोज तो वो सारे टोकन्स कंसिडर करेगा क्या? मतलब एक वर्ड है जो कि रेयर वर्ड है, उसके लिए मल्टीपल टोकन्स लग रहे हैं। कंसिडर ट्रांसफॉर्मर ये वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड को एज अ ट्रांस एंड फॉर्मर ये 2 टोकन में कर रहे हैं, राइट? यस। ठीक है, तो कंसिडर हमने उसे दे दिया वी आर लर्निंग, तो उसे नेक्स्ट वर्ड ट्रांसफॉर्मर करना है। ठीक है, एंड उसे जस्ट 2 ही टोकन जनरेट करने हैं, तो वो जस्ट ट्रांसफॉर्मर जनरेट करेगा, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मर एक सिंगल वर्ड में क्या है, 2 टोकन है, तो इसको 2 टोकन कंसिडर किए जाएंगे। वर्ड वो एक है बट ये टोकन 2 रहेंगे।
अगर सर हमने 1 वैल्यू दे दिया तो ये ट्रांस पे जाके ही रुक जाएगा ना, Yes, तो फॉर्मर yes, वाला राइट, जस्ट ट्रांस इतना ही जनरेट करेगा, उसके आगे का जनरेट नहीं करेगा। ओके ठीक है, यहाँ पे 20 कर रहा है, आई थिंक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 20 समथिंग टोकन्स रहेंगे, मुझे भी याद नहीं है, जस्ट लेट मी चेक। मैक्स न्यू टोकन्स अगेन फिस डिफॉल्ट वैल्यू, अगेन फिस हाँ मैक्स 20 है, यस डिफॉल्ट वैल्यू इज 20। ठीक है, यस भाई। सर इसमें हेलुसिनेशन का कुछ होता है? यस यस यस, हर मॉडल में कोई भी एलएलएम होगा उसमें हेलोजिनेशन होता है, बट वो कंसेप्ट हम आगे देखेंगे, जस्ट पहले डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह समझ लेते हैं, फिर वो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। ओके। ऑलराइट, ये मैक्स न्यू टोकन जस्ट आपको पैरामीटर समझना है, हर एक पैरामीटर से जो आउटपुट का रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपके मॉडल का, वो कंट्रोल कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं। तो मैक्स न्यू टोकन से हम क्या कंट्रोल करते हैं? नंबर आउटपुट ऑफ की, टोकन जनरेशन। यस आउटपुट की लेंथ, तो कंसिडर हमने 200 दे दिया, तो अभी क्या करेगा? 200 टोकन्स वो जनरेट करेगा। ये लॉन्गर जनरेट कर रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो इसने 200 जनरेट किए, बट अगर आप देखेंगे तो क्या है? द वर्ल्ड वॉज अ ग्रेट प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड डेंजर, द वर्ल्ड वॉज अ ग्रेट प्लेस ऑफ, द वर्ल्ड वॉज अ ग्रेट डेंजर एंड द वर्ल्ड वॉज अ प्लेस ऑफ ग्रेट डेंजर, द वर्ल्ड वॉज अ प्लेस ऑफ ग्रेट डेंजर। ये क्या हो रहा है? रिपीट। रिपीटेशन हो रहे हैं। तो अगर आपको ये भी पॉसिबिलिटी है तो रिपीटेशन अवॉइड करना है, उसके लिए भी एक पैरामीटर है, दैट इज नो रिपीट एनग्राम साइज। सो ये नो रिपीट एनग्राम साइज क्या करता है, जस्ट इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो एनग्राम, एनग्राम क्या होते हैं? यस, अगर कंसिडर आपको ये सेंटेंस दिया गया है, उसके एनग्राम्स निकालने हैं, तो क्या निकालेंगे आप? इसके एनग्राम्स क्या क्या एनग्राम्स? बाईग्राम निकालने हैं 2 ग्राम, तो क्या क्या आएंगे? द वर्ल्ड was a वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड was a place, राइट, प्लेस ऑफ ग्रेट ग्रेट डेंजर। इस तरीके से आपके क्या आ रहे हैं? बाय बायग्राम है। तो यहाँ पे जब हम नो रिपीट एनग्राम साइज, ये आपको एक साइज देनी है। कंसीडर यहाँ पे हमने क्या किया? नो रिपीट एनग्राम साइज इक्वल टू 2 दिया है, तो क्या होगा? पहले जनरेट करेगा, कंसीडर उसने ये द वर्ल्ड जनरेट किया, तो द वर्ल्ड में बायग्राम क्या रहेंगे? जस्ट द वर्ल्ड, राइट। फिर उसने द वर्ल्ड वॉज जनरेट किया, तो बायग्राम क्या क्या बन गए? द वर्ल्ड, वर्ल्ड वॉज, राइट। तो एग्जैक्टली इस आर्गुमेंट से क्या होता है, जब हम 2 देते हैं तो प्रीवियसली जितने भी बायग्राम थे वो बायग्राम आगे कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आपको द वर्ल्ड, वर्ल्ड वॉज, ये बायग्राम कहीं पे भी आगे रिपीटेड नहीं दिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है? नो रिपीट एनग्राम साइज। यस, ये क्या कर रहा है? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड, या फिर एनग्राम्स, एनग्राम्स का रिपीटेशन हम अवॉइड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? typo I think some, okay, no repeat
ये टोकन लेवल पे देखता है, n-ग्राम टोकन लेवल पे होगा। सर मग पुढे अशी जर कंडिशन असेल सपोज की पुढे आपल्याला 2 किंवा बायग्राम वर्ड आपल्याला रिपीट पाहिजेत असं सेंटेन्स आहे तर त्या ठिकाणी काय होते? तर इथं आपण चेंज करू शकतो, 3, 4 देऊ शकतो, तर ट्राइग्राम, 4th ग्राम जो भी है वो रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप होल सेंटेंस देखेंगे तो कहीं पे भी कोई भी बायग्राम्स आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे। प्रीवियसली क्या हो रहा था, हर एक सेंटेंस बहुत ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा था, राइट, एक ही सेंटेंस। बट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अभी क्या मिला है आपका आउटपुट, वर्ल्ड वॉज अ ग्रेट प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड डेंजर, द वर्ल्ड of gods was the place where the great gods were born and where they were live, something इस तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं पे भी आपको बायग्राम्स रिपीटेड नहीं मिलेंगे। इवन यहाँ पे द वर्ल्ड है, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है, बट ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, इसलिए ये रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो कहीं पे भी देखेंगे बायग्राम्स रिपीटेड नहीं है। क्लियर है ये? नो रिपीट n-ग्राम क्या है, n-ग्राम साइज। तो अगर यहाँ पे हम 3 करेंगे तो क्या होगा, कोई भी ट्राइग्राम रिपीट नहीं होंगे। बायग्राम रिपीट हो सकते हैं बट ट्राइग्राम रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ट्राइग्राम रिपीटेड नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये सबको? इसमें किसी को डाउट? ये दोनों दोनों क्लियर है? क्या क्या देखा हमने अभी तक? मैक्स न्यू टोकन्स एंड नो रिपीट n-ग्राम साइज। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज ग्रीडी सर्च। व्हाट इज ग्रीडी सर्च? लेट्स चेक। तो ग्रीडी सर्च मीन्स क्या होता है? फॉर ग्रीडी सर्च आई हैव वन इमेज। Yeah, this is greedy search. ऑल राइट, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। और थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। ऑल राइट, तो कंसिडर आपने एक सिंगल वर्ड एज अ इनपुट पास किया है। वो वर्ड कौन सा है? द। ठीक है, द। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड होने की प्रोबेबिलिटी में आपका जो डॉग वर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, नाइस की प्रोबेबिलिटी है 0.5, कार की प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो इस ग्रीडी सर्च में एग्जैक्टली क्या होता है, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला टोकन है उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले टोकन को डायरेक्टली एज अ नेक्स्ट वर्ड कंसीडर करेंगे। सो हम क्या बोल सकते हैं, टोकन with max probability will be selected as next token। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टोकन क्या होगा, डॉग होगा, नाइस होगा या कार होगा? यस, नाइस। नाइस होगा। तो उसने क्या किया, द नाइस। तो द नाइस देने के बाद वुमन की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, हाउस की 0.3 है, गाय की 0.3 है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, वुमन। वुमन। तो जब हम द पास करेंगे तो ये कुछ ऐसे जनरेट करेगा, द नाइस वुमन। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से जनरेट कर रहा है। तो द नाइस वुमन जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंसीडर द के बाद नाइस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने द पास किया तो नाइस वुमन, ये वर्ड जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नाइस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.5 इंटू वुमन की 0.4। ठीक है, सो द के बाद नाइस वुमन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 इंटू 0.4। क्या बोल रहा है, इंडेंटेशन। ठीक है, कितनी है प्रोबेबिलिटी टोटल, 0.2। ठीक है, ये समझ में आया? द के बाद नाइस वुमन आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। यस, ये क्लियर है?
यस बट कंसिडर इंस्टेड ऑफ चूजिंग नाइस, अगर हमने डॉग प्रिडिक्ट किया होता एंड डॉग के बाद हैज किया होता, तो द के बाद डॉग हैज की प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए? यहां पे देखेंगे डॉग की कितनी है 0.4 एंड हैज की 0.9, तो कितनी होती 0.4 इंटू 0.9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अराउंड 0.36 है, 36%। तो हमने अगर एवरी टाइम जस्ट हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में देख रहे हैं तो बेटर जनरेशन हम मिस आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जस्ट हम नेक्स्ट वर्ड को ही देखेंगे, ओनली नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे तो क्या प्रेडिक्ट होगा? द नाइस वुमन। बट इंस्टेड ऑफ जस्ट एक सिंगल वर्ड को देखने की जगह अगर हमने 2 वर्ड्स देखे होते तो आपका आउटपुट द डॉग हैज आना चाहिए था। ये समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है क्या? पहले ग्रीडी सर्च क्या करता है, जब हम ग्रीडी सर्च का यूज करेंगे तो द नाइस वुमन ये आपका आउटपुट आएगा, बट इंस्टेड ऑफ नाइस वुमन डॉग हैज करते हैं तो नाइस वुमन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी। समझ में आ रहा है? तो उसी के लिए हम बीम सर्च का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? बीम सर्च। ऑल राइट, ये क्या कैन काउंट टू, विच काउंट टू, कैन यू एक्सप्लेन काउंट टू, विच वन? ये प्रीवियस का है क्या? हियर अमृता, क्या है आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली? कैन यू एक्सप्लेन काउंट टू? ओके, ठीक है, ऑल राइट। तो ये समझ में आ रहा है क्या? ग्रीडी सर्च का यूज करेंगे अगर हम एवरी टाइम एक सिंगल वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हम कुछ मिस आउट कर सकते हैं, इसीलिए हम बीम सर्च भी कर सकते हैं। तो बीम सर्च बेसिकली क्या है, हम जस्ट नेक्स्ट एक सिंगल वर्ड की ही प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे, हो सकता है मे बी उसके बाद बाकी के वर्ड की मींस नेक्स्ट 2 वर्ड की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बीम सर्च का लेते हैं, इसकी भी विड्थ कम करेंगे, विड्थ कितनी है 300। ऑल राइट, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अगर हम एक सिंगल वर्ड की प्रोबेबिलिटी कंसिडर करेंगे तो इस तरीके से आ रहा था, तो हम क्या करेंगे इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट नेक्स्ट सिंगल वन वर्ड, अगर हम नेक्स्ट 2 वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा? द के बाद डॉग हैज होगा। सो इसी को हम बोलते हैं बीम सर्च। ग्रीडी सर्च में क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट वन वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, बट बीम सर्च में हम एक वैल्यू दे सकते हैं नेक्स्ट कितने वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखनी है। समझ में आ रहा है बीम सर्च एंड ग्रीडी सर्च में डिफरेंस? यस यस सर। सर वो आगे वाले सभी प्रोडक्ट के समेशन को क्या करेगा, राइट? राइट, नॉट समेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेता है क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेगा। तो यहाँ पे 0.5 एंड 0.4 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो टोटल प्रोबेबिलिटी 0.2 आ चुकी है, एंड डॉग हैज के लिए 0.4 0.9 36 है, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है 0.2 या 0.36? 0.36। सो हम क्या करेंगे इंस्टेड ऑफ चूजिंग नाइस वुमन एज नेक्स्ट 2 वर्ड्स, नेक्स्ट 2 टोकन्स, डॉग हैज नेक्स्ट 2 टोकन्स चूज करेंगे। ठीक है, यस सर। ऑल राइट। तो बीम सर्च को कैसे करना है, सिंपल है, यहाँ पे जो हम कर रहे थे इस मैक्स टोकन को निकाल देते हैं। आपको ये भी नहीं चाहिए एंड नो रिपीट एनग्राम ये भी नहीं चाहिए, इन दोनों को निकाल देते हैं। ठीक है, जस्ट आपको क्या चाहिए, नम बीम्स इक्वल टू जितने भी आपको नेक्स्ट वर्ड देखने हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 दिया तो क्या होगा, जब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है नेक्स्ट वर्ड के लिए, सिंगल एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी हम नहीं देखेंगे, नेक्स्ट 2 वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर 3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट 3 वर्ड की प्रोबेबिलिटी कंसीडर करेंगे, 4 करेंगे तो नेक्स्ट 4 वर्ड की।
तो ये बीम सर्च एंड ग्रीडी सर्च दोनों क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट? सर एक बार फिर से बताएंगे? विच वन, बीम सर्च या ग्रीडी सर्च है? दोनों। बीम सर्च। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा था क्या हो रहा है ग्रीडी सर्च में, जो भी आपका एक सिंगल टोकन देखेंगे आप, जैसे द के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, डॉग है, नाइस है, कार है, तो आपको आगे का कुछ पता नहीं है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली आपने चूज किया नाइस, राइट? बट Yes. एंड फिर नाइस के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, वुमन है, हाउस है, गाय है, अगेन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ आपने वुमन को चूज किया, ठीक है? तो आपका द के बाद नेक्स्ट 2 वर्ड्स क्या आ रहे हैं? नाइस, वुमन। अगर हम एक सिंगल वर्ड को देखते हैं तो, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा द के बाद नाइस, वुमन, ये 2 वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2, राइट? बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग करंट मैक्सिमम वर्ड, अगर हमने 2 वर्ड देखा होता तो डॉग हैज, इस वर्ड की प्रोबेबिलिटी 3/6 है। Yes. तो यहाँ पे हम नम बीम में क्या करते हैं, नम बीम इक्वल टू जब 2 देंगे, तो जब आपको प्रिडिक्ट करना है द के बाद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? ओनली नाइस, डॉग एंड कार, इन 3 वर्ड की प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे? डॉग एंड अभी नेक्स्ट 2 वर्ड की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो हम देखेंगे डॉग एंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डॉग रन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डॉग हैज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, साथ साथ देखेंगे नाइस वुमन की कितनी है, नाइस हाउस की कितनी है, नाइस गाय की कितनी है, अगेन कार इज, कार ड्राइव्स, कार टर्न्स, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उससे क्या होगा, जो भी नेक्स्ट 2 वर्ड की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उन 2 वर्ड को आपका नेक्स्ट वर्ड हम कंसीडर करेंगे। अभी समझ में आ रहा है? Yes. या तो यहाँ पे 3 करेंगे तो क्या होगा, उसी तरीके से नेक्स्ट 3 वर्ड की प्रोबेबिलिटी कंसीडर होगी। ओके? Yeah. Okay. या सो क्लियर है ये दोनों, ग्रीडी सर्च एंड बीम सर्च? ऑल राइट, तो आपका जो मेन प्रॉब्लम था वो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। क्या था मेन प्रॉब्लम? यहाँ पे हमने देखा था ये प्रॉब्लम, ये आपका जो आंसर है वो रोबोटिक साउंड कर रहा है, मीन्स हम जस्ट प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं, राइट? जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो आपका नेक्स्ट वर्ड होगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो आपका मॉडल यहाँ पे क्रिएटिव हो पाएगा क्या? क्रिएटिवली आंसर दे पाएगा। जैसे अगर आपने कहीं भी ये इनपुट दे दिया, क्या इनपुट दिया? वंस अपॉन अ टाइम, तो ऑलवेज वो देर ही जनरेट करना चाहिए, क्योंकि इसी वर्ड की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। किसी दूसरी की हो सकती है क्या? नो, राइट? तो आपके जो मॉडल का आउटपुट है वो रिपीटेटेड एंड बोरिंग बन जाएगा, मींस क्रिएटिव आंसर नहीं होगा। ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? यस सर। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट मेथड यूज होती है, दैट इज सैंपलिंग। तो सैंपलिंग बेसिकली क्या करेगी, सैंपलिंग। तो सैंपलिंग कैसे करना है? सिंपल है, इसको एज इट इज लेते हैं एंड हमें बाकी का चाहिए नहीं, तो इस नम बिन को भी निकाल देते हैं एंड जस्ट हम क्या करेंगे, डू सैंपल नाम का एक पैरामीटर है, यहाँ पे डू सैंपल रखेंगे। तो जब भी अभी हम डू सैंपल करेंगे तो ये मैक्सिमम वर्ड एज अ नेक्स्ट वर्ड ऑलवेज चूज नहीं करता है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कंसीडर हम क्या करें, नेक्स्ट 1 वर्ड देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपका ऑलवेज क्या आएगा? द के बाद। यस, द के बाद क्या आएगा? वैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, कंसीडर आपने इनपुट दे दिया द, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी कितनी थी हर एक वर्ड की? जैसे लेते हैं डॉग की 451, डॉग की 0.4, नाइस की थी 0.5 एंड कार, आई थिंक कार की थी 0.2, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी हम द देंगे आपका आउटपुट क्या होगा?
ऑलवेज नाइस। नाइस, राइट, ऑलवेज नाइस होगा। आपने अगर एक बार द दिया या फिर 10 बार दिया, सब जगह पे क्या होगा, नाइस ही प्रिडिक्ट करेगा। तो आपका मॉडल क्रिएटिव है क्या यहाँ पे? नो, राइट, क्योंकि जब भी हम द दे रहे हैं वो नाइस ही प्रिडिक्ट कर रहा है। हमने 10 टाइम द दिया तो 10 टाइम नाइस ही प्रिडिक्ट करेगा। बट जब भी हमें डू सैंपल इक्वल टू ट्रू करेंगे तो यहाँ पे वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं करता है। तो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होगा, जब आप 10 टाइम्स द इनपुट दोगे तो वो क्या करेगा, 4 टाइम्स डॉग नेक्स्ट वर्ड देगा, 5 टाइम्स नाइस नेक्स्ट वर्ड देगा एंड 1 टाइम कार नेक्स्ट वर्ड देगा। ऑलवेज इसी तरीके से नहीं होगा, बट इस रेंज में रहेंगे ऑलवेज। समझ में आ रहा है क्या? डू सैंपल क्या कर रहा है, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज चूजिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एज अ नेक्स्ट टोकन, हम क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। अगर किसी ने 10 टाइम द दिया है तो डॉग आने की प्रोबेबिलिटी 40% है, नाइस आने की 50% है, कार आने की 10% है। समझ में आ रहा है ये? सर मग आउटपुट रॉंग याचे चान्सेस आहेत काय? हो सकते, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम सारे के ऊपर सैंपलिंग कर रहे हैं तो कुछ भी नेक्स्ट वर्ड आने का चांसेस होता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम डू सैंपलिंग में आगे की कुछ मेथड है टॉप के वो देखेंगे। बट पहले डू सैंपलिंग क्लियर है क्या, एग्जैक्टली क्या कर रहा है? यस, नहीं सर, एक बार बता दो। ठीक है। इंस्टेड ऑफ चूजिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टोकन एज नेक्स्ट टोकन, हम क्या कर रहे हैं, select next token from probability distribution. What do you mean by distribution? Consider, यहां पे हम क्या करेंगे, जब द देंगे, कंसिडर आपने 10 टाइम्स द पास किया, ठीक है, 10 टाइम्स। तो द के बाद अगर हम जस्ट डू सैंपलिंग नहीं कर रहे तो ऑलवेज 10 के 10 टाइम क्या मिलेगा आपको आउटपुट, नाइस मिलेगा, राइट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसको नेक्स्ट वर्ड कंसीडर कर रहे हैं। बट डू सैंपलिंग में क्या होता है, कंसीडर अगर हमने 10 टाइम्स द पास किया तो 4 टाइम्स वो डॉग को प्रिडिक्ट करेगा, 5 टाइम्स नाइस आउटपुट देगा एंड 1 टाइम कार देगा। अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ऑल राइट, तो यहाँ पे ओनली मैक्सिमम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इनकी जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा, ठीक है। तो 50% टाइम्स ये मिलेगा, 40% टाइम ये मिलेगा एंड 10% टाइम ये आपका आउटपुट में आएगा। तो ये डू सैंपलिंग क्लियर है? तो जस्ट यहाँ पे डू सैंपल को रन करते हैं तो आपको क्या है, थोड़ा सा मीन्स ऑलवेज अगर ऊपर देखेंगे तो जब भी क्या आ रहा था, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, ऐसे कुछ दे रहा था। बट अभी क्या होगा, टाइम अ यंग मॉन्क इन चाइना द नेम्ड टाइगर डाओ समथिंग स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड टू चाइना, ऐसे कुछ तो ये जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, कौन सी, वो ऑलवेज मैक्सिमम टोकन वाला जनरेशन की, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या? यस सर। बट यहाँ पे अगेन, यहाँ पे समटाइम्स क्या हो सकता है, जस्ट अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ मैक्स टोकन देते हैं, क्या देंगे, मैक्स न्यू टोकन्स, कुछ ज्यादा देंगे, मैक्स न्यू टोकन्स इक्वल टू 100 देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी ये क्या बोल रहा है, कॉमा, तो क्या बोल रहा है, once upon a time he would never have been known as a Hindu priest, he was certainly much more orthodox in the ways of religion than he is now. From young age he started to take charge of the world's largest religious or organization as a Lord Advocate. From the age 17-18 he was first Sikh in India to join government. During 1850 he set up religious foundation named Pune Temple, which serve as our ceasing to death of religion, something दे रहा है।
बट समटाइम्स क्या होगा, और थोड़ा सा लार्जर करते हैं तो ये ऐसे अनकॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंसेस जनरेट होने की चांसेस है, राइट। मींस कंसिडर आपके वोकैबुलरी में ऐसा कोई वर्ड है जो नेक्स्ट वर्ड होना ही नहीं चाहिए, उसे भी हम नेक्स्ट वर्ड बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कंसिडर माय नेम इज है, तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, किसी पर्सन का नेम होना चाहिए, राइट। बट अगर हम ऐसे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं तो अगेन यहाँ पे ऐसे कुछ आ सकता है क्या, माय, ये वर्ड आ सकता है, यस, क्योंकि उसकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। सर लेकिन ग्रामर के रूल्स तो फॉलो करता है ना सर वो। यस यस, ग्रामर के रूल तो फॉलो कर रहा है, बट ये मैक्सिमम के लिए सब कुछ हो रहा है, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग माय, वो उतना भी ऐसे मीन्स ही को कभी शी नहीं बोलेगा, बट सम ऐसे चेंजेस हो सकते हैं क्या, तो ऐसे देखते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है कि वंस अपॉन टाइम डीप मेडिटेशन वी आर द बुद्धा, ये कुछ लग रहा है क्या इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वी आर द बुद्धा, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होना चाहिए ऐसे सेंटेंस। मीन्स ये ग्रामेटिकल रूल, अगर ग्रामेटिकली देखेंगे ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। इन सारे वर्ड मीनिंगफुल भी है, वी मीनिंगफुल है, आर मीनिंगफुल है, द बुद्धा, ये सब कुछ मीनिंगफुल है, बट इनके कॉम्बिनेशन से इवन यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी ही शी ऐसे कुछ मिस्टेक नहीं करेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट तो होगा वर्ड, बट उसका उतना कुछ मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है। मीन्स ऐसे नहीं है कि ऑलवेज ऐसे ही होगा, समटाइम्स ये अनकॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंसेस जनरेट कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसमें रैंडमनेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डू सैंपलिंग। तो इसी को सॉल्व करने के लिए कुछ न्यू मेथड्स है, टॉप पी है, टॉप के है एंड टेम्परेचर है। तो इन तीनों मेथड को हम टुमारो देखेंगे, ये तीनों मेथड आपको एलएलएम में इंपॉर्टेंट है, एंड जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में भी वो पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। आपने आपके प्रोजेक्ट में टेम्परेचर की वैल्यू क्या सेट की थी, तो टेम्परेचर क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज करने से आउटपुट में क्या चेंज होगा, वो चेंज क्यों होता है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी टुमारो। बट जो भी हमने अभी तक देखा है उसमें किसी को कुछ डाउट? सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये बी सैंपल से थोड़ा मतलब नॉइस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम ऐसा? बीम सैंपल से नॉइज इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कहाँ गया बीम, डू सैंपल से या बीम सर्चिंग से बोल रहे हैं आप? डू सैंपल सर, डू सैंपल। यस यस यस, बोल सकते हैं नॉइज इंट्रोड्यूस हो रहा है थोड़ा सा, उतना ज्यादा नहीं, बट पॉसिबिलिटी है, मीन्स रैंडमनेस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। या ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो विल स्टॉप हियर, एंड उसके बाद जो भी टॉप पी टॉप के टेम्परेचर मेथड्स है वो हम टुमारो देखेंगे, एंड उसके बाद हम एलएलएम स्टार्ट कर देंगे, एलएलएम एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो एलएलएम में जो रीजनिंग कर पाते हैं, रीजनिंग कैसे होती है, आरएलएचएफ क्या होता है, तो उसके बाद जो भी होने वाला है अभी, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेन टॉपिक है चेन एआई के ट्रांसफॉर्मर, ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अगर आप एज अ जॉब मीन्स आपके जॉब में देखने के लिए कर रहे थे, तो उसके बाद का आपको डेली जॉब में अप्लाई होगा, तो अभी तक का आपको इंटरव्यू में तो हेल्प करेगा, राइट, बट आपको एक्चुअल जॉब में जो टुमारो से हम देखेंगे वो हेल्प करेगा मोस्टली। तो टुमारो से सबको ज्वाइन करना है डेली, एंड जो भी होगा वो क्लियर करके लेना है, ऑल राइट। यस सर। ऑल राइट, सो ठीक है, ओके देन, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।